हेलो दोस्तों, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और हमने अभी तक चार्टर एक्ट्स पढ़े हैं, तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। तो टॉपिक शुरू शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद इसका जो नोट्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, यू कैन विजिट दिस वेबसाइट www.dhamofupsc.com। यहाँ पर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं जाकर वेबसाइट में, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक साइमन कमीशन। तो हम साइमन कमीशन तक पहुँचे कैसे? हमने इससे पहले पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसमें क्या बोला गया था कि 1919 के एक्ट में बोला गया था कि 10 साल के बाद एक कमीशन बिठाई जाएगी जो ये चेक करेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग इंडिया में सिचुएशंस कैसी चल रही हैं और क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत आगे है कि नहीं है। लेकिन होता क्या है कि 1927 में, जबकि 2 साल बाद होना था ये चीज़, 1929 में होना था, क्योंकि 1919 के बाद 10 साल अगर जोड़े तो 1929 होता है। तो 1929 में कमीशन का गठन होना था, लेकिन एक्चुअली होता कब है ये? 1927 में। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले इस कमीशन का गठन हो जाता है और इट वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ ए 7 मेंबर कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है एक 7 मेंबर कमीशन का, जिसके चेयरमैन होते हैं सर जॉन साइमन। और इस कमीशन का काम क्या था? इस कमीशन का काम था कि वो चेक करे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि नहीं है आगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में कितना सक्सेसफुल रहा है। सो द कमीशन वॉज टू रिकमेंड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वेदर इंडिया वॉज रेडी फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड अलॉन्ग व्हाट लाइन्स। तो यही बात थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंड करना था इस कमीशन को स्टडी करके, इंडिया की सिचुएशन को स्टडी करके, कि क्या इंडिया फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए रेडी है कि नहीं है, और किस लाइंस में होना चाहिए, किस ढर्रे में होना चाहिए वो चीज़। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिशर्स। सो इंडियंस ने क्या किया? इंडियंस बॉयकॉटेड दिस कमीशन। इट वाज बॉयकॉटेड बाय ऑल द पार्टीज। तो सभी ने मिलकर इस कमीशन का विरोध किया। किस लिए? क्योंकि आप बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं दैट हम एक कमीशन का गठन कर रहे हैं जो ये स्टडी करेगा कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि नहीं है, लेकिन उसमें एक भी इंडियन नहीं है। तो एक तरीके से ये इंडियंस की बेइज्जती थी। तो इंडियंस ने इस कमीशन का पूरी तरीके से विरोध किया, लेकिन फिर भी कमीशन ने अपना स्टडी किया एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। अब देखते हैं इसने क्या रिकमेंडेशंस दी थी। इट रिकमेंडेड अबॉलिशन ऑफ डायरकी। तो डायरकी 1919 एक्ट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट था, उसमें डायरकी प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश किया गया था। डायरकी का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट्स थे प्रोविंसेस में, उनको 2 भाग में डिवाइड कर दिया था। एक थे रिजर्व सब्जेक्ट्स और एक थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे वो गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैंडल करते थे, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो थे वो गवर्नर वॉज टू हैंडल विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उसमें दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट्स में दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस डायरकी का जो सिस्टम था, जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था, इसको अबॉलिश करने की बात की गई। देन इट ऑल्सो रिकमेंडेड एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। जिस चीज़ की डिमांड कर रहे थे इंडियंस, दैट दे शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये है दैट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी गिवन मोर पावर्स। जैसे आज के समय में इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है, उसे पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर कभी भी गिरा सकती है। सो एग्जीक्यूटिव्स
आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, और ये हमारे पार्लियामेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ की मांग बहुत पहले से हो रही थी, और साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया कि प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। देन इट ऑल्सो रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो इसने बताया, इसने रिकमेंड किया दैट एक ऐसा फेडरेशन इस्टेब्लिश किया जाए जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स जो हों उनको मिलाकर एक फेडरेशन इस्टेब्लिश किया जाए। फेडरेशन का मतलब है वेयर प्रोविंसेस हैव अ लिटिल ऑटोनॉमी। जैसे इंडिया में आज हम देखते हैं तो इंडिया में काफ़ी सारे फेडरल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ जैसे स्टेट की जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है, तो ये एक फेडरल सिस्टम है। उसी तरीके एक फेडरेशन की बात की गई थी साइमन कमीशन के द्वारा कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा एक फेडरेशन बनाया जाए और उसको इस्टेब्लिश किया जाए। देन कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। जो कम्युनल इलेक्टोरेट ये स्टार्ट हुआ था 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, और उसको कंटिन्यू करने की बात की गई यहाँ पर साइमन कमीशन के द्वारा, बिकॉज इसी दौरान सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसके बाद आने वाला था, और इंडिया में एक फ्रीडम मूवमेंट की बहुत बड़ी लहर चल रही थी। सो ब्रिटिशर्स वांटेड टू प्ले द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और उसी के तहत दे साइमन कमीशन रिकमेंडेड द कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, क्योंकि कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब था कि जो इंडिया की दो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उनको आप पॉलिटिकली डिवाइड कर रहे थे इस सिस्टम के द्वारा। तो वो चाहते थे कि ये दो कम्युनिटीज़ एक साथ मिलकर फ्रीडम मूवमेंट में ना आए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ब्रिटिशर्स को काफ़ी पहले इंडिया छोड़कर जाना पड़ता। देन हुआ क्या, जो रिकमेंडेशंस हुई, अब उसको स्टडी करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ये बिठाई गई, और उसमें कौन कौन थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कन्वीन की गई ताकि ये इस कमीशन के प्रपोजल्स को कंसीडर कर सकें, और उन्होंने काफ़ी डिस्कशंस किया इन प्रपोजल्स पे। सो आफ्टर दीज डिस्कशंस एक वाइट पेपर इन्होंने निकाला, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इट वॉज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो उन्होंने एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स स्टडी करके एक पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी को सबमिट किया कि वो इसको कंसीडर करें, स्टडी करें। देन जॉइंट कमेटी ने इसको स्टडी किया। सो द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद सर्टेन चेंजेस। तो इसके जो रिकमेंडेशंस थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ चेंजेस के साथ इनकॉर्पोरेट किए गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो साइमन कमीशन में इतना ही था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज चला रहा हूँ, उसी में मैं ये वीडियो डालूंगा। तो ये प्लेलिस्ट है, इसमें जाकर आप विजिट कर सकते हैं चैनल में, और उसमें सारे वीडियोस जो पॉलिटी के हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपनी पॉलिटी यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए तैयार कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लेवल तक की। ठीक है, तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देखना। देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यू कैन लाइक, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि और भी इस तरह के वीडियोस आप आसानी से हमारे चैनल में देख सकें। देन यू कैन सपोर्ट अस अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है। ये 2 हैंडल्स हैं, यूपीएससी धम्मा @UPI, यूपीएससी धम्मा @कोटक। तो इन्हीं दोनों में आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, कोई भी नॉमिनल पेमेंट के साथ आप हमें कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एज वेल एज धम्मा ऑफ यूपीएससी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाकर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। विल मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।